हेलो स्टूडेंट्स, एसएसटी की सपोर्ट मटेरियल आप लोगों को मैं अलग अलग पार्ट में आपके सामने प्रोवाइड कर रहा हूँ। लगभग 4 पार्ट यहाँ पर बनेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इतिहास से। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि सपोर्ट मटेरियल एग्ज़ाम से पहले हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। और अगर आप रैपिड रिवीजन करना चाहते हो तो सबसे बढ़िया सपोर्ट मटेरियल है। इससे बेहतर और कुछ नहीं है। सरकार ने यदि दी है तो हमें उसे फ़ायदा भी उठाना चाहिए। बस एक दिशा निर्देश की ज़रूरत होती है और वही दिशा निर्देश मैं आपको यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है बच्चों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। यदि आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन प्रदान कीजिए। आइए पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद क्या होता है बच्चों? राष्ट्रवाद है एक भावना, फीलिंग है। राष्ट्रवाद एक फीलिंग है जो नागरिकों के अंदर आती है, जो राष्ट्र के लोगों के अंदर आती है कि राष्ट्र के लिए क्या करना है, निष्ठा रखनी है। राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखनी है। अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने की ये भावना है। अपने राष्ट्र को प्रगति के शिखरों तक पहुंचाने की ये भावना है। राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद का उदय कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ। यूरोप में सर, यूरोप क्या है? यूरोप महाद्वीप है। यूरोप एक देश नहीं है। यूरोप में कई सारे देश हैं, जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, ये सब, स्विट्जरलैंड, ये सब यूरोप के ही देश है। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। आइए जानते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें कुछ स्मरणीय तथ्यों के बारे में बताया गया है, यानी कि ये तथ्य हमें याद होने चाहिए हमेशा। एक नाम है फ्रेडरिक सॉरियो के बारे में। ये फ्रांस के कलाकार थे। फ्रेडरिक सॉरियो कौन थे? एक फ्रांसीसी कलाकार थे। बात है 1848 की। इन्होंने क्या किया? 4 चित्रों की एक अलग अलग सीरीज बनाई। सीरीज मतलब श्रृंखला बनाई 4 चित्रों की। और इन चित्रों के द्वारा उन्होंने एक कल्पना करी, एक ऐसे संसार की कल्पना करी जो जनतांत्रिक से बना था, जो लोकतंत्र से बना था, जो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था, जिसमें राजतंत्र नहीं था। अब ये जो चित्रों की श्रृंखला थी, इसके पहले चित्र में उन्होंने यूरोप के लोगों को दिखाया, उन्होंने अमेरिका के लोगों को दिखाया। कैसे दिखाया? एक लंबी कतार में दिखाया। एक लंबी कतार में, चाहे वो स्त्री पुरुष हों, चाहे वो सभी किसी भी उम्र के हों, सभी उम्र के लोगों को, सभी सामाजिक वर्गों को एक लंबी कतार में दिखाया। ये लंबी कतार किधर को जा रही थी? स्वतंत्रता की प्रतिमा की ओर जा रही थी। और क्या करते हुए? वंदना करते हुए, प्रे करते हुए। ये जो स्वतंत्रता की प्रतिमा थी ना बच्चों, इसके एक हाथ में ज्ञानोदय की मसाल थी, ज्ञान के उदय की। ज्ञान आ चुका है। आज तक ज्ञान नहीं था ना, पुनर्जागरण आ चुका है। लोगों को फिर से एहसास हो चुका है कि उनके अधिकार क्या हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं। दूसरी ओर उनकी उस प्रतिमा के हाथ में मनुष्य के अधिकारों का क्या था? घोषणा पत्र था। मनुष्य के अधिकार जन्म से होते हैं, प्राकृतिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, ये सब अधिकार जो हैं मनुष्य के हैं। इनका एक घोषणा पत्र उनके हाथों में था, उस प्रतिमा के दूसरे हाथ में था। दूसरी ओर प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए थे। निरंकुश संस्थान, आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था? कि यूरोप में राजा का शासन हुआ करता था। और ये राजा के शासन कैसे होते थे? निरंकुश हुआ करते थे, तानाशाही हुआ करते थे। उन्हीं की जो संस्थाएं उन्होंने बनाई गई थी, उन्हीं संस्थानों के ध्वस्त अवशेष उस प्रतिमा के सामने बिखरे हुए थे। आगे हम जानते हैं 1789 में। प्रश्न बनता है बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो आपका आंसर होगा 1789 में। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, यानी कि फ्रांस में क्रांति हुई थी। इस क्रांति के द्वारा हुआ क्या? इस क्रांति के द्वारा फ्रांस में जो राजा का शासन था, राजतंत्र जो था, जो निरंकुश राजतंत्र था, उसके हाथ से सत्ता निकलकर किसके हाथों में आ गई? फ्रांसीसी नागरिकों के हाथों में आ गई, उनके समूह में हाथों। फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में प्रभुसत्ता आ गई। प्रभुसत्ता का मतलब है पावर, ताकत, सरकार उनके हाथों में आ गई। अब इस क्रांति ने करा क्या? इस क्रांति ने घोषणा करी कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। राष्ट्र राजा का है, राष्ट्र राजा का नहीं है, राष्ट्र लोगों का है, जनता का है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा शासन है, जनतंत्र होगा। और वही जनता ही क्या करेगी? उस राष्ट्र की नियति तय करेगी, उस राष्ट्र की डेस्टिनी तय करेगी। 19वीं शताब्दी में इस तरीके से जिस राष्ट्रवाद की उत्पत्ति, जिस फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की शुरुआत करी, वहीं से 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक ताकत बनकर उभरा, जिसने पूरे यूरोप के लोगों में
चाहे वो मानसिक जगत हो, यूरोप का जो राजनीतिक जगत है, सब में भारी परिवर्तन ला दिया। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरी जिसने यूरोप में भारी परिवर्तन लाया, भारी चेंजेस लाए, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो मानसिक क्षेत्र में हो। और इन परिवर्तनों से हुआ क्या? इन परिवर्तनों से नए नए राष्ट्र राज्य बने, नए नए राष्ट्र राज्य बने, यानी कि नए नए देश बने, नए नए देश बने। और ये जो नए देश थे ना, ये राष्ट्र राज्य कहलाए। क्या कहलाए? राष्ट्र राज्य। इन राष्ट्र राज्यों में न केवल उसके शासक बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव था, एक साझा इतिहास था, एक साझी विरासत की भावना थी। और ये सब चीज़ें राष्ट्रवाद को जन्म देती हैं। एक राष्ट्रवाद के लिए क्या चीज़ होनी जरूरी है? साझा इतिहास। राष्ट्र के लोगों के अंदर ये विचार होना चाहिए कि उनका इतिहास एक जैसा है। जब लोगों का इतिहास एक जैसा होता है तो वो एक साथ रहते हैं और इस तरीके से वो एक राष्ट्रवाद की भावना के अंदर आते हैं। एक राष्ट्रीय, एक साझा विरासत होनी चाहिए, एक साझी पहचान का भाव होना चाहिए, तभी तो वो एक राष्ट्र के रूप में एक साथ रहेंगे। कौन? नागरिक। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद के उदय के कारण। निरंकुश शासन व्यवस्था। मैंने आपको बताया था अभी कि राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था? यूरोप में निरंकुश शासन व्यवस्था। चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो यूरोप के अंतर्गत किसी भी देश की हम बात करें, चाहे वो फ्रांस की बात हो। निरंकुश शासन व्यवस्था। निरंकुश शासन व्यवस्था का मतलब आपको पता होना चाहिए, ऐसी शासन व्यवस्था जो जनता के अधिकारों का क्या करती है? विरोध करती है। केवल अपना ही, केवल राजा ही शासन चलाता है और वो जनता के हितों की अवहेलना करता है। उदारवादी विचारों का प्रसार। अब धीरे धीरे वहां पर उदारवादी विचारों का भी क्या हुआ था? प्रसार हुआ था। कहाँ बच्चों? राष्ट्रवाद में। एक नई विचारधारा। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा। बंधुत्व का मतलब क्या है बच्चों? भाईचारे से है। और इसके अलावा फिर अगला है शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। इसी समय यूरोप में एक मिडिल क्लास के लोगों की भी भूमिका बड़ी थी, जो पढ़े लिखे लोग थे और जो मांग कर रहे थे अपने अधिकारों की, और जो चाहते थे कि शासन सत्ता केवल उनके हाथों में भी आनी चाहिए। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। किस तरीके से यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास हुआ? इसके सबसे पहले हमने देखा कि फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में। उसके बाद 1804 में नागरिक संहिता लाई गई थी। बताइए बच्चों, ये नागरिक संहिता कौन लेकर आया था? वियना की संधि। वियना की संधि कब हुई थी? 1815 में हुई थी। और उदारवादियों ने क्रांति कब करी थी? 1848 में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1866 से लेकर 1871 तक ये जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया चली थी। और इटली का एकीकरण 1859 से लेकर 1871 तक चला था। और कब खत्म हुआ ये भी पता होना चाहिए आपको। हमने बात करी कि 1804 में नागरिक संहिता कौन लेकर आया था। अभी तक आप लोगों ने शायद कमेंट कर लिया होगा कि 1804 में नागरिक संहिता कौन लेकर आया था। तो कौन लेकर आया था बच्चों? नेपोलियन। नेपोलियन लेकर आया था। ये नेपोलियन कहाँ का राजा था? ये भी आप लोग बताइए, कहाँ का राजा था बताइए? फ्रांस का। कहाँ का था? फ्रांस का था। तो फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हुई। याद होना चाहिए बच्चों कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे कई कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना आ जाए। जब तक सामूहिक पहचान की भावना नहीं आएगी ना बच्चों, तब तक राष्ट्रवाद की भावना नहीं आती। बाद में नेपोलियन ने क्या किया? प्रशासनिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी सुधार किए, जिसे 1804 की नागरिक संहिता अर्थात नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े हुए थे। यानी कि इसी समय 19वीं शताब्दी में यूरोप में एक नया विचार पनपा था जिसका नाम था उदारवाद। क्या था? उदारवाद। आगे जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद के बीच का क्या संबंध है। संविधान आधारित शासन। याद रखिए, ये लोग क्या चाहते थे? ये लोग चाहते थे कि एक ऐसा शासन हो जो संविधान द्वारा बने। संविधान क्या होता है? नियमों का एक समूह होता है। यदि किसी देश का अपना संविधान होगा तो कोई भी व्यक्ति उस संविधान से बड़ा नहीं होगा। हर व्यक्ति जो शासन चलाएगा उस संविधान के अनुसार चलाएगा। अब उस संविधान का निर्माण कौन करेगा? जनता करेगी, जनता द्वारा किया जाएगा। आगे समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार अभी हमने पढ़े कि ये तीन सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांति ने हमें दिए थे, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे। अगला है नया फ्रांसीसी तिरंगा बनाया गया था। उस समय नेशनल असेंबली का गठन हुआ था फ्रांसीसी क्रांति के बाद, और आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए थे। आयात और निर्यात का मतलब क्या होता है बच्चों? आयात जब कोई वस्तु अपने देश में आती है दूसरे देश से तो आयात शुल्क लगाया जाता है, और निर्यात शुल्क कब लगाया जाएगा? जब कोई वस्तु अपने देश से दूसरे देश में जाएगी।
तो इसे खत्म कर दिया गया। आंतरिक आयात और निर्यात शुल्क यानी कि एक देश के भीतर जो लगते हैं ये भी समाप्त कर दिया गया और माप तौल की एक समान व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई। फ्रेंच को राष्ट्र की साझा यानी कि कॉमन भाषा बनाया गया था, कॉमन लैंग्वेज बनाया गया था। आगे इसमें लिखा है नागरिक संहिता के बारे में, ये कौन लेकर आया था? नेपोलियन लेकर आया था 1804 में। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, इस संहिता में क्या था? संहिता का मतलब है नियमों का समूह। पहला, इसमें जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति की गई थी। नागरिक संहिता की पहली बात है कि इसमें जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति की गई थी। दूसरा, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार मतलब यह है कि फ्रांस के कुछ लोगों को जन्म से ही विशेषाधिकार दिए जाते थे और विशेषाधिकार समानता के अधिकार के खिलाफ होते हैं बच्चों, तो ये खत्म होने चाहिए। दूसरा, कानून के सामने समानता और संपत्ति को अधिकार को सुरक्षित किया गया। लोगों के सामने समानता की बात आई कि कानून के सामने सभी लोग बराबर होंगे और सभी को संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा। मैं आपको बता चुका हूं बच्चों कि उस समय प्राकृतिक अधिकारों की बात होती थी। प्राकृतिक अधिकार यानी कि नेचुरल राइट्स जो व्यक्ति को जन्म से मिलते हैं, उनमें एक है संपत्ति का अधिकार। तीसरा है प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाना, जो प्रशासनिक डिवीजन है ना उनको और ईजी करना है। चौथा, सामंती व्यवस्था को समाप्त करना। यूरोप की सबसे बड़ी कमी थी उसमें सामंती व्यवस्था, फ्यूडल सिस्टम, जिसके तहत निचले तबके के जो लोग थे जैसे किसान, मजदूर, इन सब की सबसे ज़्यादा इनका क्या होता था? शोषण हुआ करता था। फ्रांस में 3 वर्ग थे ना, तो जो तीसरा वर्ग था ना वो सामंती व्यवस्था का सबसे ज़्यादा शोषण का शिकार हो रहा था। फोर्थ है किसानों के भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति होती। किसानों से जो शुल्क लिए जा रहे थे उनसे उनको राहत मिली। भूदासत्व, यूरोप में दासत्व यानी कि दास प्रथा का बहुत खराब सिस्टम, अमानवीय सिस्टम था, उसको भी यहाँ पर मुक्ति की यहाँ पर कोशिश की गई। जागीरदारी शुल्क का मतलब भी टैक्स होता है, ये भी खत्म कर दिया गया। आगे शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। ये श्रेणी संघ क्या होते हैं? ये कारीगरों का अपना समूह होता था जिसे कहते थे श्रेणी संघ। तो शहरों में ये श्रेणी संघ बनाए जाते थे, इनके नियंत्रण को हटा दिया गया, इन पर जो कंट्रोल था वो भी हटा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या है? उदारवादी राष्ट्रवाद। हमने देखा था इसी समय उदारवाद का विचार पनपे थे और यही उदारवाद के विचार राष्ट्रवाद के उदय के कारण भी बने थे। तो जानते हैं जो उदारवादी राष्ट्रवाद है वो क्या है राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में। सबसे पहले सहमति पर आधारित सरकार। तो उदारवादी राष्ट्रवाद क्या कहता है कि सरकार कैसे होनी चाहिए? सहमति पर आधारित होनी चाहिए। दूसरी, संविधान आधारित शासन किसके द्वारा होना चाहिए? संविधान द्वारा होना चाहिए। यदि संविधान होना क्यों जरूरी है ये आपको पता होना चाहिए। संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, संविधान है तो नियम है, तो नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। यदि करेगा तो सजा ही पाने के योग्य होगा। तीसरा, संसदीय सरकार या प्रतिनिधि आधारित। जो सरकार बनेगी ना बच्चों वो प्रतिनिधि आधारित होगी, वो जनता का प्रतिनिधि करेगी, एक संसद द्वारा शासन करेगी। चौथा है विशेषाधिकारों का अंत। जी हाँ, विशेषाधिकारों का अंत करना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं हो, अगर विशेषाधिकार खत्म नहीं होंगे तो असमानता कैसे खत्म होगी। आगे है कानून के समक्ष समानता, सबको कानून के सामने बराबर समझा जाएगा। मताधिकार का समर्थन। जी हाँ, लोगों को वोटों का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन एक गलत बात थी, सबके लिए नहीं। बच्चों आपको पता होना चाहिए, अपने भारतवर्ष पर गर्व करना चाहिए। भारत आज़ादी के बाद भारत विश्व का एक ऐसा देश था जिसने आज़ादी के साथ ही भारत के सभी लोगों को जिनकी उम्र 21 साल से ज़्यादा हो चुकी थी, जो वयस्क थे, उन सबको वोट का अधिकार दिया, मताधिकार का अधिकार दिया, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो। लेकिन विश्व के सभी देशों में ऐसा नहीं था। यूरोप के देशों में भी मताधिकार जो था वो सबके लिए उस समय था नहीं। मुक्त बाजार का मतलब है फ्री ट्रेड, यानी कि बाजार मुक्त करना चाहिए। जो शुल्क होते हैं, जो टैक्स होते हैं, उनमें जीरो कर देना चाहिए या तो कम करना चाहिए। वस्तुओं और सेवाओं पर प्रतिबंधों से मुक्ति, यही मुक्त बाजार को आगे यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि वस्तुओं हो चाहे सेवाओं हो, जब उनका व्यापार होगा ना तो उन पर प्रतिबंधों से मुक्ति मिल जानी चाहिए। तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। तो आशा है बच्चों आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। तो रैपिड रिवीजन में आप भी अपना 100% दीजिए, अलर्ट रहिए, 2-3 बार सुन सकते हो अगर चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही तो। 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद। 1815 के बाद यूरोप में रूढ़िवाद का उदय हुआ। रूढ़िवाद क्या है आइए जानते हैं। 1815 में हुआ क्या था बच्चों? नेपोलियन की हार हुई थी। नेपोलियन
हारा था। और इसके बाद क्या हुआ, यूरोप की जो सरकारें थी ना, इनका झुकाव फिर से पुराने जमाने की ओर लौट पड़ा, यानी कि रूढ़िवाद की तरफ। अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं को मान्यता दी। यानी कि ये जो रूढ़िवादी थे ना, ये चाहते थे कि पहले जो संस्थाएं मौजूद थी, जो रीति रिवाज हमारे पहले हैं, जो परंपराएं हमारी पहले से चली आ रही हैं, उनको मान्यता दी जाए। तो यही रूढ़िवादियों की विचारधारा थी। रूढ़िवादी एक तरीके से राजनीतिक विचारधारा है, राजनीतिक विचारधारा है जो कहती है जो स्थापित संस्थाएं हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, वो जो परंपराएं हैं, उनको मान्यता दी जाए, वो होने चाहिए, वो आगे कंटिन्यू रहने चाहिए। और तीव्र परिवर्तन ये नहीं चाहते थे कि तीव्र परिवर्तन होने, रूढ़िवादी नहीं चाहते थे कि तीव्र परिवर्तन किए जाए। तीव्र का मतलब है तेज परिवर्तन। ये नहीं चाहते थे कि समाज में इस तरीके से कोई तेजी से परिवर्तन होना चाहिए, बल्कि क्रमिक विकास होना चाहिए, ग्रेजुअली क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। इस चीज पर इन्होंने जोर दिया था रूढ़िवादियों ने। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन वियना में किया गया था। वियना में एक शिखर सम्मेलन अर्थात जिसे कांग्रेस कहा गया, इसका आयोजन किया गया। इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने किया। याद रखना इस कांग्रेस का, तो ड्यूक मैटरनिक ने कांग्रेस का आयोजन किया था। याद रखना बच्चों कि ड्यूक मैटरनिक कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर था कौन, ड्यूक मैटरनिक। और इसने रूढ़िवादियों के शिखर सम्मेलन का क्या किया था, आयोजन किया था। इस कांग्रेस में वियना संधि पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए गए थे। वियना संधि पर हस्ताक्षर किए गए। वियना संधि बच्चों कब हुई थी, 1815 में हुई थी। आगे देखते हैं 1815 की वियना संधि की विशेषताएं। तो वियना संधि आ ही गई। वियना संधि की पहली विशेषता क्या थी बच्चों बताइए, फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना हो गई थी। ओहो, रूढ़िवाद, ये रूढ़िवाद है भाई। ये बुर्बो राजवंश जो फ्रांस में शासन कर रहा था, इसकी फिर से पुनर्स्थापना कर दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम करना था। तीसरा, फ्रांस ने उन इलाकों पर से आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे। जी हाँ, नेपोलियन ने बहुत बड़ा इलाका जीता था, लेकिन अब वो इलाका फ्रांस ने खो दिया। फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक लगाई गई और इस तरीके से नए राज्यों की स्थापना हुई। तो नए राज्यों की स्थापना की गई क्योंकि नेपोलियन ने बहुत बड़ा इलाका फ्रांस के अपने क्षेत्र में मिला लिया था। अब ये जो फ्रांस की सीमा का जो विस्तार था ना, ये रोक दिया गया। तो नए राज्यों की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ड्यूक मैटरनिक, ये हमने पढ़ा था, ये ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। इनका जन्म 15 मई 1773 में हुआ था। 1814 से 1848 तक के काल में इन्होंने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यूरोप के राजनीतिक हालातों पर टिप्पणी करते हुए इन्होंने एक बार कहा था, यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। बच्चों, ये लाइन काफ़ी बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है। क्या कहा इन्होंने, यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। मतलब यदि फ्रांस में यदि कुछ भी होगा, अगर फ्रांस कमजोर, क्योंकि फ्रांस में कुछ भी हालात खराब होंगे तो पूरे यूरोप में हालात खराब होंगे। ये है इसका मतलब। फ्रांस में कोई भी घटना होगी तो उसका प्रभाव पूरे यूरोप में पड़ेगा। वियना संधि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेपोलियन युद्ध के बाद यूरोप की पुनर्रचना और पुरानी राजतंत्र की पुनर्स्थापना में उन्होंने क्या करी थी, सक्रिय भूमिका निभाई थी। अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों बताइए, रूढ़िवाद की जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, कांग्रेस का आयोजन हुआ था, वो इसी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने किया था और इसने रूढ़िवाद की स्थापना करी थी। कहाँ? फ्रांस में। रूढ़िवाद का मतलब है पुराना राजतंत्र फिर से स्थापित हुआ। बताइए बच्चों, उस पुराने राजतंत्र का नाम क्या था जो 1815 के बाद फिर से फ्रांस में लाया गया? जूसेपी मैत्सिनी। आइए पढ़ते हैं क्या है। इनका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था और कुछ समय बाद वह कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। ये कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बने थे। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए इन्होंने 1831 में देश निकाला दे दिया गया। तो बेचारे को, यानी कि जूसेपी मैत्सिनी को देश से निकाल दिया गया 1831 में, क्योंकि ये युवावस्था में, 24 साल की युवावस्था में ये क्रांति कर रहे थे। ये कहाँ से थे? जेनेवा से थे। तत्पश्चात उन्होंने 2 और भूमिगत संगठन बनाए। भूमिगत मतलब गुप्त संगठन। पहला था मार्सेई में यंग इटली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यंग इटली के संस्थापक कौन थे? जूसेपी मैत्सिनी। और दूसरा बर्न में यंग यूरोप।
मैथिनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार तरीके से क्या किया गया, विरोध किया गया। और इनका सपना कैसा था, जनतांत्रिक प्रजातांत्रिक सपना था। और उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में क्या कर दिया, भय पैदा कर दिया। देखो, रूढ़िवाद और प्रजातांत्रिक एक दूसरे के अपोजिट रहे हैं। मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। बच्चों, आपको क्लियर होना चाहिए कि मैटरनिक जो था वो रूढ़िवाद का समर्थक था, जबकि जोसेफी जो थे वो प्रजातंत्र के समर्थक थे। इसीलिए मैटरनिक ने कहा कि हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। याद रखना, 1848 के बाद यूरोप में क्या हुआ, राष्ट्रवाद का जनतंत्र से रिश्ता अलग हो गया, क्रांति से रिश्ता अलग हो गया। राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए अब रूढ़िवादियों ने क्या किया, अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। लीजिए, अब रूढ़िवादी एक नया हथियार अपनाने लगे। वो सत्ता को बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादी राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल करने लगे। यद्यपि जो मध्य वर्ग के लोग थे, जर्मन की बात कर रहे हैं, 1848 में उन्होंने जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। मध्य वर्ग के जो लोग थे, मिडिल क्लास के जो लोग थे जर्मन के, उन्होंने 1848 में क्या किया, जर्मन महासंघ का जो अलग अलग इलाका था ना, उसको जोड़ने की कोशिश करी और एक राष्ट्र राज्य बनाने की कोशिश करी। मगर इसे राजशाही और जो फौजी की ताकत थी ना, उसने दबा दिया। क्या कर दिया, दबा दिया। इसके पश्चात हुआ क्या, प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया था। याद रखना, प्रशा ने जर्मनी, यानी कि जर्मनी की हम बात कर रहे हैं, ये जर्मनी की बात हो रही है, जर्मनी के राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन क्या कर दिया, का नेतृत्व संभाल लिया था। तो आइए जानते हैं जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है। 1866 से लेकर 1871, यानी कि बच्चों कितने साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि जर्मनीकरण का एकीकरण का नेतृत्व किसने किया, प्रशा के नेतृत्व में हुआ। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ, प्रशा के नेतृत्व में हुआ। प्रशा के मंत्री कौन थे, ऑटो वन बिस्मार्क थे। कौन थे, ऑटो वन बिस्मार्क थे। इन्होंने क्या किया, राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई थी। राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई थी। कौन से राष्ट्र की बात हो रही है बच्चों, जर्मनी की बात हो रही है। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई थी। याद रखना, प्रशा ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ, डेनमार्क के खिलाफ और फ्रांस के खिलाफ युद्ध जीते थे। और एकीकरण की प्रक्रिया क्या हुई थी, पूरी हुई थी। अगर जर्मनी को जीतना था तो उसे इन 3 महाशक्तियों से जीतना जरूरी था। और 7 वर्ष के दौरान जर्मनी ने, अर्थात प्रशा ने उस समय क्या किया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से युद्ध जीते और अपनी एकीकरण की प्रक्रिया क्या करी, पूरी करी। 1871 में क्या हुआ, 71 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। और जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रशा को महाशक्ति के रूप में क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। जी हाँ, यदि इतना बड़ा कार्य, यानी कि इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ देश को यदि एक करा जाए तो ये बहुत बड़ा कार्य होता है। इस तरीके से प्रशा और एक महाशक्ति के रूप में क्या हुआ, सामने आया। तो केसर विलियम फर्स्ट को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। ध्यान रखना, राजा घोषित किया गया। जर्मनी का एकीकरण तो हुआ 71 में, कोई संसद की स्थापना नहीं हुई, कोई जनतंत्र की स्थापना नहीं हुई, और फिर भी सत्ता किसके हाथों में आ गई, राजा के हाथों में आ गई। नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग और न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। अब ये कहा गया, चलो बहुत होगी पुरानी बातें, अब मॉडर्नाइजेशन करते हैं। किन क्षेत्रों में बच्चों, मुद्रा के क्षेत्रों में, बैंकिंग के क्षेत्रों में और न्यायिक व्यवस्थाओं के क्षेत्र में, यानी कि करेंसी, बैंकिंग और जुडिशल सिस्टम में क्या लाओ, मॉडर्न लेके लाओ, कुछ आधुनिकीकरण करके आओ। आधुनिकीकरण का मतलब क्या है, मॉडर्नाइजेशन से है, कुछ नया सिस्टम लाना चाहिए। इटली का एकीकरण कब से कब तक, 1859 से लेकर 1870 तक, यानी कि इसको ज़्यादा समय लग गया जर्मनी से। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। इटली कितने राज्यों में बटा था, 7 स्टेट में बटा हुआ था। 1830 के दशक में जूसेपे मैत्सिनी, अभी हमने पढ़ा था, यंग इटली की स्थापना करी थी। जूसेपे मैत्सिनी ने इटली के एकीकरण के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था 1830 के दशक में। 1830 और 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह यहाँ पर क्या हुए थे, असफल हुए थे। यहाँ पर कोशिश हुई थी विद्रोह की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। 1859 में फ्रांस से
सार्डिनिया पिडमोंट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की। याद रखना, फ्रांस से सार्डिनिया ने और पिडमोंट ने क्या करी, एक कूटनीतिक संधि करी, जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया। ऑस्ट्रियाई बलों को यानी कि सेना को क्या कर दिया, हरा दिया। ध्यान देना, 1861 में क्या हुआ, इमानुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। 1861 में इटली का राजा घोषित किसे किया गया, इमानुएल सेकंड को घोषित किया गया, इमानुएल सेकंड। अब नाम आता है काउंट कैमिलो दे काबूर का नाम। ये जो सार्डिनिया पिडमोंट के बाद अभी हमने करी कि सार्डिनिया पिडमोंट ने फ्रांस के साथ संधि करी थी, तो इस सार्डिनिया पिडमोंट का प्रमुख मंत्री कौन था, ये काबूर था। कौन था, काबूर। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व इसी व्यक्ति ने करा था। हालांकि वह स्वयं न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था, तभी तो राजा के हाथों में सत्ता आई ना। कौन सा राजा था वो, इमैनुअल। फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि के पीछे काबूर का ही हाथ था। अभी हमने पढ़ा था ना, फ्रांस और सार्डिनिया पिडमोंट के बीच में क्या हुई थी, संधि हुई थी, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका और इटली का एकीकरण संभव हो सका। इटली का एकीकरण करने के लिए जरूरी था कि ऑस्ट्रिया को हराया जाए। सर अभी आप बता रहे थे पहले कि ऑस्ट्रिया, हाँ हाँ बच्चों, ऑस्ट्रिया, आप इसको जर्मनी प्रसा से बिलोंग मत करना। प्रसा ने भी हराया था इनको, प्रसा ने सबको हराया था बाद में। पहले पढ़ा था ना हमने कि ऑस्ट्रिया को भी हराया किसने, प्रसा ने। प्रसा तो और भी खतरनाक निकला। तो ये बात हुई इटली के एकीकरण की। आगे बढ़ते हैं इसमें, ज्यूसेपे गैरीबाल्डी के बाद वह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। उसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का एक नेतृत्व किया था। इटली के एकीकरण में बच्चों आपको 3 व्यक्तियों के नाम पता होने चाहिए। एक तो गैरीबाल्डी और 2 हम पहले पढ़ चुके हैं। बताइए अभी 2 कौन से पढ़े थे इटली के एकीकरण में, बताइए बच्चों। 1860 में वे दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए थे। ओह, स्पेनिश शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में वो सफल रहे। स्थानीय जो स्पेनिश शासक हुआ करते थे ना, तो उनको हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो लोकल के किसान थे उनका समर्थन हासिल कर लिया। देखो हुआ क्या, 1860 में गैरीबाल्डी दक्षिण इटली और जो सिसिली वाला इलाका है, इटली के ही बगल में थोड़ा सा नीचे और भी हमें सिसिली दिखाई देता है, जो कि चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो यहाँ ये इसने क्या कर लिया, प्रवेश कर लिया। किसने, गैरीबाल्डी ने। देखो गैरीबाल्डी के पास सशस्त्र स्वयंसेवक होते थे, यानी कि हथियारबंद लोग होते थे, जिसका नेतृत्व गैरीबाल्डी ने किया। हालांकि नियमित सेना का हिस्सा नहीं था, लेकिन इसने अपने स्तर पर इटली को एकीकरण करने की भूमिका निभाई थी। उसने दक्षिणी इटली और सिसिली को राजा इमैनुएल द्वितीय को सौंप दी। बहुत बड़ी बात है। दक्षिण इटली और सिसिली को एकीकृत करने का काम गैरीबाल्डी ने किया और बाद में एकीकृत करने के बाद इसने राजा इमैनुएल सेकंड को ये इलाका दे दिया, और इस प्रकार क्या हुआ, इटली का एकीकरण क्या हो सका, पॉसिबल हो सका। आगे बढ़ते हैं यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में। यूनान बच्चों ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा 15वीं शताब्दी से था, 15th सेंचुरी से था ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा। ऑटोमन साम्राज्य, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने यूनानी लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का मतलब वही है जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद आया था लोगों के अंदर, ये भावना। इसके उदय ने यूनान के लोगों को भी क्या किया, प्रभावित किया। 1821 में वहाँ यानी कि यूनान में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। प्रश्न बन सकता है यूनान में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की शुरुआत कब हुई, 1821 में हुई थी। यूनान के लोगों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के लोगों का भी समर्थन मिला। तो यूनान के लोगों को स्वतंत्रता के लिए समर्थन मिला, वेस्टर्न यूरोप से भी मिला। विभिन्न कवियों और कलाकारों ने भी स्वतंत्रता के लिए जनमत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ थोड़ा सा हटकर है, यहाँ के पोएट यानी कि कवियों ने भी और कलाकारों ने भी स्वतंत्रता के लिए एक बहुत बड़ा अपना रोल प्ले किया। अंग्रेजी के कवि थे, एक कवि के नाम बताइए सर, लॉर्ड बायरन। बच्चों बताइए इस कवि का नाम, लॉर्ड बायरन। इन्होंने क्या किया, धनराशि एकत्रित करी, धनराशि यानी कि पैसा इकट्ठा किया, एवं वह युद्ध के लिए भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। तो नाम याद होना चाहिए, लॉर्ड बायरन। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की। ये लाइन बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1832
1832 याद कर लीजिए। कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता दे दी। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या है इसका टॉपिक। अब पढ़ेंगे ब्रिटेन में राष्ट्रवाद कैसे हुआ। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं होता बच्चों। राष्ट्रवाद अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम होता है। राष्ट्रवाद की भावना ऐसे नहीं कि तुरंत आ गई और तुरंत उसने क्या कर दिया, अपने देश में राष्ट्र राज्य की स्थापना कर दी, ऐसा नहीं होता। ये एक प्रोसेस होती है, एक लंबी प्रक्रिया होती है। अब देखिए, हमारे भारत को हमने गुलामी से मुक्ति दिलाई थी, हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं ने, हमारे देश के लोगों ने भी। तो क्या ये राष्ट्रवाद की भावना जो हमारे लोगों के अंदर आई थी, क्या ये अचानक आई थी? नहीं। 200 वर्ष के जो शोषण था, गुलामी थी, उसके बाद जो भावना हमारे अंदर पनपी, उस भावना ने क्या कर दिया, इस ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंका। दूसरा है, 18वीं शताब्दी से पूरे ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। पहले हम ब्रिटेन की बात, उसी ब्रिटेन की बात कर रहे हैं जिसने भारत पर राज्य किया था। 18वीं शताब्दी से पहले वो एक राष्ट्र राज्य नहीं था, राष्ट्र राज्य नहीं था, एक राष्ट्र राज्य के रूप में नहीं था। आंग्ल राष्ट्र ने, यानी कि अंग्रेज राष्ट्र ने, अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूह पर भी क्या कर दिया, विस्तार शुरू कर दिया अपने राष्ट्र के साथ। अब ये क्या करने लगा, अपनी शक्ति को और विस्तारित और बढ़ाने लगा, और अब तो ये अलग अलग देशों पर भी विस्तार करने लगा, अलग अलग द्वीपों पर भी कब्जा करने लगा। 1628 की बात है, 1688 की बात है। संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया, संसद ने राजा से शक्तियों को अपने पास ले लिया, संसद ने राजा से शक्तियों को अपने पास ले लिया, यानी कि यहाँ पर लोकतंत्र की ओर रास्ते बढ़ते हैं। 1707 में क्या हुआ, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम यूके ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। बच्चों ये लाइन जो है ना, आप कक्षा जैसे आप क्लास 11th में आओगे तो थोड़ी बहुत वहाँ भी देखने को मिलेगी। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूके ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूके ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। ओके, तो यूके में ये सब आते हैं, इंग्लैंड भी आता है, स्कॉटलैंड भी आता है और ब्रिटेन भी आता है। 1707 ये सन याद होना चाहिए। 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूके में शामिल कर लिया गया। तो यूके में शामिल आयरलैंड को कब किया गया, आयरलैंड को यूके में शामिल कब किया गया, 1801 में। लेकिन कैसे किया गया, बलपूर्वक। नए ब्रिटेन के प्रतीक क्या थे, प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया। जो नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्ह थे उनको खूब बढ़ावा दिया गया ताकि राष्ट्रवाद की भावना पनपे। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। अब आते हैं चैप्टर के लास्ट अंतिम पॉइंट की ओर, बाल्कन समस्या। बाल्कन जो है ना बच्चों, भौगोलिक और नृजातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था। यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी, जिसमें कई सारे इलाके थे, जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया आदि शामिल थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को क्या कहते थे, स्लाव कहा जाता था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनता है 1 नंबर का, कि बाल्कन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को क्या कहा जाता था, स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा किसके हाथों में था, ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि यूनान भी किसका हिस्सा था, ऑटोमन साम्राज्य के ही नियंत्रण में था। बाल्कन राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई थी। बाल्कन राज्य में क्या हुआ, रोमानी एक नया राष्ट्रवाद, रोमानी राष्ट्रवाद का फैलाव हुआ और ऑटोमन साम्राज्य क्या हुआ, टूटा। तो स्थिति क्या हो गई, विस्फोटक हो गई। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज़्यादा इलाके की चाह रखता था। इस पूरे पैराग्राफ में आपको क्या समझना है बच्चों, जहाँ पर आपको सबसे ईजी लगेगा कि स्लाव में, यानी कि स्लाव के लोगों ने, यानी कि बाल्कन राज्यों ने राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर अपने लिए अलग अलग क्षेत्र की क्या करी, मांग करी। अब ये सब चीज़ें हुई कैसे, ये इलाका किसके हाथों में था, ऑटोमन साम्राज्य के हाथों में था। ऑटोमन साम्राज्य यदि कमज़ोर होगा तो राष्ट्रवाद की भावना अपने आप क्या होगी, फैलेगी। और यही राष्ट्रवाद की जो भावनाएं होंगी ना, ये इन्हें स्वतंत्रता की घोषणा करने के लिए क्या करेगी, प्रोत्साहित करेगी। इन लोगों के अंदर भी अब इन लोगों के अंदर भी एक सामूहिक पहचान की भावना आएगी। किन लोगों के अंतर्गत, ये जो स्लाव हैं इनकी बात हम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर टकराव का क्षेत्र भी काफ़ी
काफ़ी पनपा था। ये यहाँ पर लिखा हुआ ना, जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, तो बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। अब हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज़्यादा इलाके की चाह रखता था। यानी कि यही ये जो बाल्कन क्षेत्र के इलाके थे ना, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया, ये आपस में लड़ने लगे। यही कहने लगे कि ये हम अपने इलाके को और आगे बढ़ाएंगे। मकदूनिया कोशिश कर रहा है कि अपने इलाके को बढ़ाने की, वहीं क्रोएशिया अपने इलाके को बढ़ाने की कोशिश करने लगा। मतलब इनकी जो पहली समस्या थी कि ऑटोमन साम्राज्य से अलग होना, वो तो दूर हुई राष्ट्रवाद की भावना से। अब यही राष्ट्रवाद की भावनाएं इनको आपस में क्या करने लगी, लड़ने के लिए मजबूर करने लगी। यानी कि राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं कमी भी तो है राष्ट्रवाद के अंदर का। राष्ट्रवाद के अंदर कमी नहीं है ना, ज्यादा राष्ट्रवाद जिसको हम कहते हैं उग्र राष्ट्रवाद, वो तो बहुत खतरनाक है भाई। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा हुई। दूसरी ओर यूरोपीय शक्तियां, इसी इलाके की हम बात करें बाल्कन, यूरोपीय शक्तियों का मतलब फ्रांस जैसे शक्तियों की बात हो रही है यहाँ पर, ये इस इलाके पर कब्जा जमाते थे। हम इटली की बात कर रहे हैं, ये इस इलाके पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे। इनके बीच में कॉम्पिटिशन बढ़ गया था, जिससे ये समस्या और गहराती चली गई, और जिसके कारण यहाँ अनेक युद्ध हुए, और जिसका परिणाम क्या निकला, पहला विश्व युद्ध। क्या निकला, पहला विश्व युद्ध। तो आगे देखते हैं राज्य की दृश्य कल्पना, इन्हें भी छोटे छोटे अर्थों में समझ लेते हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वे कोई व्यक्ति हों। राष्ट्र को एक व्यक्ति का रूप दिया, मानवीकरण किया, मानवीकरण, वो कहते हैं मानवीकरण अलंकार। राष्ट्र को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया, वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। जैसे हम भारत के क्षेत्र में भारत माता दिखाते ना, वही बात हो रही है। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था। मतलब वो विचार राष्ट्र का जो अमूर्त है, मतलब जो दिखाई नहीं देता, उसको तुमने दिखाने की कोशिश करी एक माता के तौर पर दिखाने पर। यानी कि नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारी आना दिया गया। क्या नाम दिया गया, मारी आना। फ्रांस में ईसाई नाम मारी आना, जिसने जनराष्ट्र के विचार को रेखांकित किया, डिटरमाइन किया। इसी प्रकार जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का क्या बन गई, रूपक बन गई। तो मारियाना फ्रांस से और जर्मेनिया जर्मन से। फ्रैंकफर्ट संसद, ये भी प्रश्न में काफ़ी पूछा जाता है ये प्रश्न। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने क्या किया था, फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया था। जर्मन इलाकों में क्या हुआ, फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर बड़े बड़े राजनीतिक संगठनों ने क्या बनाई, एक नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान किया था। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। 831 चुने हुए प्रतिनिधियों ने जुलूस में, सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। ये कब की बात है, 18 मई 1848 की बात है। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। ये जो फ्रैंकफर्ट संसद है ना, ये कहाँ आयोजित हुई बच्चों, सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। फ्रैंकफर्ट संसद की बात हो रही तो कहाँ की, किन इलाकों की बात हो रही है, जर्मन की बात हो रही है। कब की बात है सर, 1848 की बात। बताइए बच्चों, क्या 1848 तक जर्मन का एकीकरण हो चुका था बच्चे, बताइए। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। अब इनको अकल आ रही है कि एक संविधान बनाओ भाई। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। राजा को, राष्ट्र की अध्यक्षता एक राजा को दी गई, लो जी, फिर भी राजा को दे दी गई, और लेकिन वो राजा शर्त ये रखेगी कि वो राजा जो है वो संसद के अधीन रहेगा। दूसरी बात, जर्मन प्रतिनिधियों ने क्या किया, प्रशा का राजा फेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश करी थी। प्रशा के राजा थे फेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश करी थी, तो उसने उसे अस्वीकार कर लिया। इसी राजा ने, फेडरिक विल्हेम चतुर्थ ने कह दिया, मुझे नहीं पहनना भाई ताज। उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे, तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो नहीं चाहते थे कि निर्वाचित सभा हो। ओके, जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, एक और जहां पर कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार भी क्या हो गया, कमजोर हो गया से, और संसद क्या हो गई, कमजोर हो गई। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव बहुत ज्यादा था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांग का क्या किया था, मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। याद रखना, ये मिडिल क्लास के लोग ज्यादा थे संसद में, ऑब्वियस बात है।
लेकिन इन्होंने क्या किया, मजदूरों की मांग का विरोध किया, इन्होंने कारीगरों की मांग का विरोध किया, तो अब मध्य वर्गों को भी समर्थन नहीं मिल पाया। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया। तो इस तरीके से सबकी अलग अलग दिशाएं थी, सबकी अलग अलग दिशाएं होने की वजह से ये असेंबली क्या हो गई, भंग हो गई। क्या हो गई, भंग हो गई। तो फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, महिलाओं का योगदान, ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है। राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का क्या योगदान था? राजनीतिक संगठनों का निर्माण किया महिलाओं ने, ओके। समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। मताधिकार प्राप्ति हेतु इन्होंने संघर्ष किए। मैंने पहले बताया था आपको कि यूरोप में सबको वोट का अधिकार नहीं था, महिलाओं को तो था ही नहीं, तो महिलाओं ने बाद में फिर संघर्ष करे कि हमें मताधिकार, वोट का अधिकार दिया जाए। राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना, महिलाओं ने भी अब राजनीतिक बैठकों में और प्रदर्शनों में हिस्सा लेना शुरू किया। तो इस तरीके से राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ उसमें महिलाओं की भी क्या थी, बहुत बड़ी भूमिका थी। बिना महिलाओं के राष्ट्रवाद जो है सफल होने वाला भी नहीं है। विभिन्न प्रतीक चिन्ह और उनका अर्थ, ये प्रतीक चिन्ह हो सकता है कभी कहीं पूछ न दे, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1850 का डाक टिकट, इसमें मारियाना की तस्वीर बनाई गई है, ये ध्यान देना, ये है मारियाना। मारियाना हमने बताया था ये फ्रांस की बात है, जो फ्रांसीसी गणराज्य का क्या करती थी, प्रतिनिधित्व करती है। चित्रकार हैं, इनका नाम फिलिप वेट ने जर्मेनिया का यह चित्र 1848 में बनाया। ये जर्मेनिया का चित्र है और इसे सेंट पॉल चर्च की छत से लटकना था, सेंट पॉल चर्च की छत से लटकना था, याद है। सेंट पॉल चर्च है, हमने बताया था अभी, सेंट पॉल चर्च, और ये है मारियाना। और सेंट पॉल चर्च के बारे में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई थी। और ये है विभिन्न प्रतीक चिन्ह जिनका उपयोग राष्ट्रवाद के विकास के लिए किया गया। ये प्रतीक चिन्ह है जिनका उपयोग किसके लिए किया गया, राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्रवाद के विकास के लिए किया गया। तो ये प्रतीक चिन्हों के बारे में सर आप बता दो, एक बार बता दीजिए। तो देखते हैं कौन कौन से प्रतीक चिन्ह हैं। देखिए, पहला है टूटी हुई बेड़ियाँ, इसका महत्व क्या है, आज़ादी मिलना। बाज छाप वाला कवच, इसका मतलब क्या है, जर्मन समुदायों की प्रतीक शक्ति होती थी। बलूत पत्तियों का मुकुट, ये वीरता का प्रतीक है। तलवार मुकाबले की तैयारी का प्रतीक है। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, शांति की चाह है। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, ये उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा होता था। तो काला, लाल और सुनहरा तिरंगा। उगते सूर्य की किरणें एक नए युग की शुरुआत मानी जाती है। तो ये यहाँ पर इससे खत्म। प्रमुख कथन हमने पढ़ा था, मैटेगनिक ने कहा था, जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। आगे उन्होंने एक और बात कही थी, मैथ्सनी हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिए सबसे क्या खतरनाक दुश्मन है, ये भी हमने पढ़ा था। तो बच्चों इस तरीके से ये चैप्टर हमारा क्या होता है, ख़त्म होता है। आशा है बच्चों ज़रूर आपको ये पसंद आएगी, और प्लीज़ बच्चों ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो में पूरा बनिए, आपको 100% बहुत फ़ायदा होने वाला है बच्चों, बहुत फ़ायदा होने वाला है, कह नहीं सकते। जितनी ज़्यादा ईमानदारी से इसको देखोगे, इस वीडियो को, उतने ज़्यादा नंबर लेके लाओगे। और यकीन मानना, पेपरों के समय आपको महसूस होगा कि यस, हमने वो वीडियो देखी तो हमें कितना बड़ा फ़ायदा हुआ है। आपका समय जाएगा, लेकिन ये आपका समय जो है ना, ये अच्छी जगह जा रहा है। आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा बच्चों, ज़रूर फ़ायदा होगा। भारत में राष्ट्रवाद 1800, भारत में राष्ट्रवाद है, आइए इसकी बात करते हैं। 1857 का पहला स्वतंत्रता संघर्ष, 1857 का पहला स्वतंत्रता संघर्ष। हमारे देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, 1857 में हुआ था। और उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो बता रहा है कि 1817 में ही बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम की रचना की गई। बच्चों बताइए, वंदे मातरम की रचना किसने करी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई। 1885 में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी बच्चों, बम्बई में, यानी कि मुंबई में, पहले इसको बम्बई कहा जाता था। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले क्या थे, अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। आगे देखिए, फिर इसके बाद देखो सन वाइज याद करना है। 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, 1870 में वंदे मातरम की रचना हुई, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। फिर उसके बाद 1905 में क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन, जो उसमें भारत का वायसराय था, सबसे बड़ा अंग्रेजों का पद, लॉर्ड वायसराय ने क्या किया, बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव पास किया। बंगाल का विभाजन, दो भागों में बंगाल को तोड़ने की बात की गई, एक तो वेस्ट बंगाल, दूसरा ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में
मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, वेस्ट बंगाल में गैर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी। और 1905 में ही अवनींद्र नाथ टैगोर ने भारत माता का क्या बनाया था, चित्र बनाया था। 1906 में आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी। 1906 में आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी। मुस्लिम लीग जिसने अलग पाकिस्तान की मांग करी थी, मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग करी। उसके बाद 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई। एक बताइए, नरम दल गरम दल वाली बात थी ना, नरम दल एवं गरम दल। गरम दल में कौन कौन थे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और बताइए विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। ये वायसराय थे ना, राजा आए थे ब्रिटेन से। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। याद रखना, 1911 में अंग्रेजों को पता चल गया भाई साहब बंगाल को विभाजन नहीं कर सकते आप, क्योंकि बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना जो पनप रही थी ना, उसको कुचलने के लिए बंगाल का विभाजन हुआ था। लेकिन भारत ने सख्त विरोध किया। बंगाल विभाजन के खिलाफ भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन। फिर आगे, दिल्ली दरबार में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। पहले राजधानी क्या होती थी, कोलकाता, अब क्या कर दी गई, दिल्ली। फिर आगे 1914 में ही पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, 14 में। आगे क्या हुआ था, 1915 में महात्मा गांधी स्वदेश आए, स्वदेश भारत आए। कहाँ गए थे, वहाँ कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहाँ से कब आए, 1915 में। गए कब थे, 1893 में, 1893 में गए थे। आगे 1917 में महात्मा गांधी ने नील कृषि के विरोध में चंपारण में आंदोलन किया। चंपारण बिहार में है, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, नील कृषि जो करवाई जा रही थी किसानों से, उसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। क्या यह आंदोलन सफल रहा, हाँ सर। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में, गुजरात के खेड़ा, महात्मा गांधी कहाँ के थे, किस राज्य से बिलोंग करते थे, गुजरात से, तो खेड़ा भी कहाँ है, गुजरात में। यहाँ के किसानों ने क्या किया, सत्याग्रह किया। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात में ही अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के कारीगरों के लिए क्या किया, सत्याग्रह किया। तो यदि बच्चों आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए स्थानीय आंदोलन के नाम बताइए, तो आप बताओगे चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल का सत्याग्रह। कब कब हुए थे, ये भी अभी आपने देख लिया, पढ़ भी लिया, समझ भी लिया। आशा है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए बच्चों, और वीडियो को ज़रूर शेयर भी करिए अपने दोस्तों को। सबके नंबर अच्छे आना चाहिए, सबका भला होना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास। 1918 में पहले विश्व युद्ध की क्या हुई, समाप्ति हुई। शुरू कब हुई थी, 1914 में। ख़त्म कब हुआ, 1918 में। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की स्वशासन की मांग को ठुकरा दिया। अरे ये 18 की बात, पहले उन्होंने कहा था ना कि हम आपको स्वशासन देंगे। अब विश्व युद्ध खत्म हो गया तो ब्रिटेन ने कह दिया हम आपको स्वशासन नहीं देंगे, खुद का शासन नहीं देंगे। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर रॉलेट एक्ट लाया 1919 में। हम तो मांग कर रहे थे कि स्वशासन दे दो, लेकिन अंग्रेजों ने हमें क्या दे दिया, रॉलेट एक्ट। ये काला कानून था। क्या हुआ था, इसी कानून के खिलाफ, ये कानून क्या था, न कोई दलील न कोई अपील वाली बात थी ना इसमें, कि व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है लेकिन कोई भी अपील नहीं कर सकता, वो वकील है कि नहीं ना रख सकता। रॉलेट एक्ट के खिलाफ 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और 1919 में ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। मोहम्मद अली और शौकत अली, याद आ रही कुछ बातें जब आपने किताब में पढ़ी होंगी कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी इंडिया में। खिलाफत का मुद्दा भारत से संबंधित नहीं था, ये खिलाफत की बात तो तुर्की से थी ना, टर्की से थी। वहाँ खलीफा के साथ अन्यायपूर्ण संधि की गई थी ब्रिटेन के द्वारा, और इसी के खिलाफ भारत में भी क्या हुआ, मुसलमान लोग क्या हो गए थे, नाराज थे, और इसीलिए आंदोलन भी चलाया गया था मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। फिर महात्मा गांधी ने भी एक और दांव खेला अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी महात्मा गांधी ने। और इस असहयोग आंदोलन का अंत होता है एक घटना से, जब
यूपी के चौरी चौरा में, गोरखपुर का इलाका पड़ता है, चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हुई, पुलिस थाने पर आग लगा दी गई और महात्मा गांधी ने कहा कि जब तक हिंसा होगी तब तक कैसे देश बचेगा भाई, देश को आज़ादी कैसे दिलाएंगे बताइए। तो असहयोग आंदोलन को इन्होंने क्या कर लिया, वापस ले लिया 1922 में। फिर आगे क्या हुआ, 9 अगस्त 1925 को फिर हमारे क्रांतिकारियों ने, इन्होंने कहा भाई महात्मा गांधी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, अब हम ही कर लेते हैं। तो इन क्रांतिकारियों ने क्या किया, काकोरी में, ये भी यूपी में ही पड़ता है, यहाँ पर क्या कर दिया, ट्रेन को लूट लिया। अंग्रेजी खजाने ले जा रही थी ये ट्रेन, इसको लूट लिया। तो अंग्रेज तो फिर क्रांतिकारियों को पकड़ेंगे पकड़ेंगे, तो पकड़े गए। 1928 में 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका विरोध कई लोगों ने किया। लाला लाजपत राय ने विरोध करते समय लाठियां खाई, जिससे उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन क्यों आया था भारत, बताइए बच्चों, बताइए। आगे 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में क्या फेंका, बम फेंका। अब देखो ये क्रांतिकारी भी अपने स्तर पे क्या लगे हुए हैं, अंग्रेजों को भारत से भगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक और तो इन्होंने काकोरी में खजाना लूटा, अब ये कर रहे हैं असेंबली में बम फेंक रही है। कौन सी असेंबली है, दिल्ली की असेंबली है। भगत सिंह और बटुकेश्वर ने बम फेंका। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने, ये महात्मा गांधी फिर से एक्टिव हो चुके हैं। कब इनएक्टिव हुए थे, चौरी चौरा की घटना के बाद, फिर एक्टिव हो गए हैं 12 मार्च 1930 को। क्या किया, साबरमती से दांडी तक की यात्रा करी। किस लिए करी, नमक कानून के खिलाफ, नमक कानून के खिलाफ करी थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और वहां पर इन्होंने नमक कानून तोड़ दिया और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। सविनय का मतलब है विनय के साथ, यानी कि कोई हम हिंसा नहीं करेंगे, आपकी अवज्ञा करेंगे, यानी कि कानून को तोड़ेंगे। कौन सा कानून था, नमक कानून। आगे बढ़ते हैं। 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया, अब ये भी अपने स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। किन के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए नहीं, दलितों के लिए लड़ रहे हैं। अनुसूचित जातियों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित इन्होंने किया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को इन्होंने क्या, किन्होंने, अंग्रेजों ने फांसी दे दी गई, फांसी दे दी गई। किसको, इन तीनों को। याद रखना, दिन भी याद होना चाहिए, 23 मार्च, डेट भी याद होनी चाहिए। 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। सर ये गांधी इरविन, इरविन उस समय का वायसराय था, अंग्रेजों का सबसे बड़ा पद। लॉर्ड कर्जन याद है ना, ऐसी इरविन भी था। समझौता क्यों हुआ, अरे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी ना महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल को, तो वो आंदोलन बढ़ता जा रहा था, इरविन को फिर समझौता करना पड़ा। और गांधी इरविन के बीच का समझौते के तहत क्या हुआ कि आम लोगों को भी जो नमक कानून के तहत जो नमक बनाने का अधिकार नहीं दिया जा रहा था वो दे दिया गया। लेकिन जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थे ना, उनको रिहा नहीं किया गया। बाकी लोग गिरफ्तार हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, उनको रिहा कर दिया गया, लेकिन इन तीनों को रिहा नहीं किया गया। इस गांधी इरविन समझौते की कुछ लोगों की आलोचना भी की जाती है। 1931 में महात्मा गांधी ने सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला कब हुआ था, 1930 में। दूसरा कब हुआ था, 31 में। तीसरा 32 में। क्या कांग्रेस ने तीनों सम्मेलन में हिस्सा लिया था, नहीं सर, केवल दूसरे में लिया था। महात्मा गांधी गए थे कांग्रेस की तरफ से। एक व्यक्ति का नाम बताओ जो तीनों सम्मेलन में गए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये तीनों में गए थे, परंतु उन्होंने वहां अपेक्षाकृत सफलता हाथ नहीं लगी। किनको लगी, महात्मा गांधी को बुलाया था ना महात्मा गांधी। गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित की गई, अरे भारत की जो समस्याएं हैं ना उनके लिए, भारत की समस्याएं वही चल रही है, आज़ादी के लिए कैसे लड़ाई लड़ें, तो उन्होंने कहा सॉल्यूशन निकालते हैं, आप लंदन में तो आओ। तो लंदन में हुई थी ये गोलमेज सम्मेलन, लेकिन नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, सीधी सी बात है, क्योंकि महात्मा गांधी जो कि कांग्रेस की तरफ से थे, वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, ये बात और लोगों ने उठाई, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, यहाँ तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी। तो दूसरी ओर महात्मा गांधी कहने लगे कि हम, यानी कि कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। तो ऑब्वियस बात है, जब भारत का प्रतिनिधित्व करने की बात अलग अलग लोग करेंगे, तो फिर लंदन में बैठे जो अधिकारी लोग हैं, कौन, ब्रिटेन, वो किसी एक को तो ये नहीं कहेंगे हम तुमसे बात करेंगे, भारत को आज़ादी दिला देंगे। तो ये बड़ी समस्या वहाँ पर पनपी थी। 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य क्या हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था। अभी मैंने बताया था ना कि अंबेडकर साहब अनुसूचित जातियों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये कहीं ज़्यादा था,
ये भारत को खंडित कर सकता था एकता अखंडता के लिए। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि यार चलो बढ़िया बात है, अम्बेडकर जो भी कर रहे हैं लेकिन इनके साथ समझौता कर ले। तो इनसे कहते हैं तुम अंग्रेजों के चाल में मत फंसो, हम जितनी सीटें आपको चाहिए हैं किनको, अनुसूचित जातियों के लिए, वो आरक्षण की व्यवस्था कर ली जाएगी। 1932 में ये पूना पैक्ट हुआ। 1933 में क्या हुआ, चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार सामने रखा। ये वो व्यक्ति था जिसने कहा पाकिस्तान होना चाहिए भाई, 1933 में। आगे 1935 में भारत शासन का अधिनियम लागू हुआ, ये कानून लाया गया अंग्रेजों के द्वारा और प्रांतीय सरकारों का निर्माण हुआ। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, कब तक, 1945 तक। 1940 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का संकल्प पास किया गया था। तो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1940 में, और उसमें क्या हुआ, पाकिस्तान की मांग का संकल्प पास हुआ। आगे क्या हुआ, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, फिर से गांधी जी एक्टिव हो गए हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी है। 3 बड़े आंदोलन, कौन कौन से बच्चों बताइए, गांधी जी द्वारा जो चलाए गए बड़े आंदोलन, हम स्थानीय आंदोलन की बात नहीं कर रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। 1946 में फिर अंग्रेजों के द्वारा भारत में कैबिनेट मिशन भेजा जाता है और कैबिनेट मिशन भारत के लिए एक संविधान सभा का प्रस्ताव लेकर आती है और इसी के तहत संविधान सभा बनती है। और संविधान सभा कब बनती है, जुलाई 1946 में, और संविधान सभा को संविधान बनाने का कार्य सौंपा जाता है। 2 वर्ष 11 में 18 दिन लग जाते हैं संविधान बनाने में। कब बनता है संविधान, 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब होता है, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन उससे पहले 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था। ये कुछ बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। जब भारत आज़ाद हुआ तब ब्रिटेन के पीएम कौन थे, क्लाइमेट एटली थे, एटली। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नारा उन्होंने दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये नारा किसने दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। भगत सिंह ने जो नारा दिया था उसका नाम क्या था, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। अब पढ़ते हैं, जितनी अच्छी अच्छी बातें थी इजी वाली वो तो मज़ा आया होगा आपको पढ़ने में, लेकिन अब थोड़ा सा दिक्कत होगी। राष्ट्रवाद का मतलब ये पहले हम बता चुके हैं, आइए किताबी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, प्रेम की भावना मैं पहले आपको बता चुका हूँ, राष्ट्रवाद एक भावना है। कैसी, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना, एक समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। यह लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। कई बार लोग विभिन्न भाषाई समूह के हो सकते हैं, जैसे भारत में अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं ना, लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम उन्हें एक सूत्र में बांधे रखता है। होता ना, क्रिकेट मैच होता है तो भले ही हमारे बीच में कितने झगड़े हों लोगों के बीच में, लेकिन देश के लिए जब मैच होता है तो सबकी निगाहें होती है कि भारत वर्ल्ड कप जीत जाए। वो नहीं जीतता, वो अलग बात है। राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कारक कौन से हैं, यूरोप में कौन से कारक, राष्ट्र राज्य के उदय से जुड़ा हुआ है। भारत वियतनाम जैसे उपनिवेशों में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। देखो भारत वियतनाम जैसे देशों में क्या था, उपनिवेशवाद था ना, यानी कि ब्रिटेन जैसी शक्तियों का शासन हुआ करता था, तो उसके खिलाफ हमने आंदोलन किया और यहाँ से राष्ट्रवाद की भावना पनपी थी। पहला विश्व युद्ध, खिलाफत एंड असहयोग, हमने शुरुआत में चीज़ें पढ़ ली हैं तो अब हमें ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। पहले विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा और उसके बाद की परिस्थितियाँ क्या थी। एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का जन्म हुआ था। रक्षा बजट में देखो, पहले विश्व युद्ध के बाद एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का जन्म हुआ था। रक्षा बजट में यानी कि डिफेंस में, यानी कि सेना के क्षेत्र में बजट जो था ना, पैसा था वो भारी बढ़ गया, जिसकी भरपाई इंडिया से कर्ज लेकर की गई। ये रक्षा बजट में भारी खर्च किसका बढ़ा, अंग्रेज का बढ़ा, ब्रिटेन का बढ़ा, अंग्रेजों का बढ़ा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ज़्यादा पैसा चाहिए था, खर्च बढ़ेगा ना, युद्ध करोगे तो युद्ध करोगे तो खर्च बढ़ेगा। अब ये खर्च की भरपाई कहाँ से की जाएगी, इंडिया से टैक्स लो, करों में टैक्स में वृद्धि की जाएगी। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, टैक्स बढ़ा देगी सीमा शुल्क को लेकर, आयकर भी बढ़ा दिया गया, आयकर लगाया गया उसी समय। ब्रिटिश सेना के लिए सिपाहियों की जबरन भर्ती की गई, कहाँ से, इंडिया से, ताकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की लड़ाई जीत सके ब्रिटेन।
फसल नष्ट हो जाने की वजह से खाद्यान्न की भारी कमी हो गई, तो आर्थिक रूप से भी संकट पैदा हुआ। इसलिए लिखा है ना पहली लाइन में, एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का जन्म हुआ। तो पहले विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा भारत पर, ये प्रभाव हमने यहाँ पर चर्चा करी। फ्लू की महामारी आई थी, अकाल की वजह से लाखों लोगों की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी उस समय। सत्याग्रह का विचार, क्या मतलब होता है सत्याग्रह का मतलब, यह सत्य तथा अहिंसा पर आधारित एक नए तरह का जन आंदोलन करने का रास्ता था। सत्याग्रह मतलब सत्य का आग्रह करना है। सत्याग्रह का मुख्य बिंदु क्या है, जरा देखिए। अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से लड़ने के लिए किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, क्या कह रहे हैं गांधी, यदि आपका उद्देश्य अच्छा है, आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो आप शारीरिक बल का इस्तेमाल मत करो, हिंसा मत करो। किसके खिलाफ, वो जो व्यक्ति तुम पर उत्पीड़न कर रहा है, उत्पीड़क के खिलाफ। सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे, बिना किसी प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना भी सफल हो सकता। क्या बड़ी बात कही इन्होंने, कहा आप अहिंसा का सहारा लो, अहिंसा का सहारा लो, केवल अहिंसा के सहारे बिना, केवल अहिंसा के सहारे बिना किसी प्रतिशोध, बिना किसी प्रतिरोध की भावना, लिखा ना, इस लाइन को समझना। सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे, फिर कॉमा लगाना चाहिए था इन लोगों ने, बिना किसी प्रतिशोध की भावना, प्रतिशोध की भावना रखनी है उसके खिलाफ जो उत्पीड़क है, बिना किसी आक्रामकता का सहारा लिए बिना सफल हो सकता है। बस आप अहिंसा का सहारा लो बस। आगे, उत्पीड़क की चेतना को झिझोड़कर उसे सच्चाई को स्वीकार करने तथा दमन का अंत करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। जो उत्पीड़क है ना, उसकी चेतना को झिझोड़ दो, उसके मन को झिझोड़ दो, सच्चाई को स्वीकार करने के लिए उसको बाध्य कर दो, तो दमन अपने आप हो जाएगा। वो धीरे धीरे अपना दमन कर देगा जो उसके अंदर बुराई है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह के आरंभिक प्रयोग, इनके बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ये राजनीतिक कैदियों, ये रॉलेट एक्ट की बात आ गई बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं। राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान किया गया था। रॉलेट एक्ट के तहत राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान किया गया। मुख्य प्रावधान, उद्देश्य क्या थे, भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने के लिए। गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां मतलब जो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने की जो बात चल रही थी, उसको कुचलने के लिए ये रॉलेट एक्ट आया था। ये अन्यायपूर्ण क्यों था, क्योंकि भारतीयों की नागरिक आज़ादी पर इसने क्या करा था, प्रहार करा था। ये हमारी आज़ादी के खिलाफ था। भारतीय सदस्यों की सहमति के बगैर ये पास किया गया। परिणाम क्या निकला, 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया गया। विभिन्न शहरों में रैलियां निकाली गई, जुलूस निकाले गए। रेलवे वर्कशॉप्स में कामगारों ने हड़ताल की शुरुआत करी। रेलवे के वर्कशॉप्स में दुकानें बंद कर दी गई। स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर क्या कर दिए गए, हमले कर दिए गए। ये सब रॉलेट एक्ट के परिणाम हैं। बच्चों ध्यान से एक बार इसको समझ लेना, एक बार और अच्छी तरह से वीडियो को समझ लीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, मुख्य घटना कब हुई, 13 अप्रैल 1919 को हुई थी यह हत्याकांड। अमृतसर में हुई। कानून का विरोध करने के लिए, कौन सा कानून, यही रॉलेट एक्ट को के कानून का विरोध प्रकट करने के लिए ग्रामीणों को भारी भीड़ जलियांवाला बाग में एकत्रित हुई थी। शहर से बाहर के होने के कारण वहां जुटे लोगों को ये पता ही नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका था। लोगों को पता ही नहीं था। तो मार्शल लॉ यानी कि कानून का शासन, सैनिक शासन, और सैनिक शासन में लोग इकट्ठा नहीं हो सकते इतने बड़े पैमाने पर, तो बिल्कुल भी नहीं तो सब गोलियां मार दी जाएंगी। जनरल डायर वहां पहुंचा और मैदान से बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद कर दिए और ये भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड का क्या प्रभाव पड़ा, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने निर्ममता पूर्वक रवैया अपनाया। सरकार भी कम नहीं थी। लोगों को अपमानित किया, डराया, आतंकित किया। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और सारे जो साहिबों थे ना, अंग्रेजों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। मतलब इनसे कहा गया जो सत्याग्रही हैं, अंग्रेजों को सलाम करो। सड़कों पर घसीटा गया उनको नाक रगड़ने के लिए। ये सब चीज़ें हुई। लोगों को कोड़े मारे गए
और पंजाब का इलाका था गुजरावाला के गांव पर बम भी बरसाए गए। तो हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने क्या किया, रॉलेट सत्याग्रह जो था वो वापस ले लिया। खिलाफत का मुकदमा। खिलाफत शब्द खलीफा से निकला हुआ है, जो ऑटोमन तुर्की का सम्राट होने के साथ साथ इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता भी था। कौन? खलीफा इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता था। मतलब वो गुरु जी की बात होती है ना, आध्यात्मिक क्षेत्र में धर्म की बात होती है। ये ऑटोमन तुर्की का तो सम्राट था ही था, आध्यात्मिक नेता भी था इस्लामिक का। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी। तुर्की की क्या हुई थी? हार हुई थी। और यह अफवाह फैल गई कि तुर्की पर अपमानजनक संधि थोपी जाएगी। इसलिए खलीफा की जो शक्तियां हैं ना, उनकी रक्षा करने के लिए मार्च 1919 में अली बंधुओं के द्वारा, ऊपर पढ़ा था अभी हमने कि ये कौन कौन से अली बंधु थे, इन्होंने बम्बई में एक खिलाफत समिति का क्या किया था? गठन किया था। महात्मा गांधी ने क्यों खिलाफत का मुद्दा उठाया? देखो, खिलाफत का मुद्दा इंडिया का नहीं था, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी ने क्यों उठाया बताइए। रॉलेट सत्याग्रह की असफलता के बाद से ही, उस समय तक रॉलेट सत्याग्रह असफल हो गया था, जब तक खिलाफत मुद्दा आया तो महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, और बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि बिना हिंदू और मुस्लिमों के एक दूसरे के समीप लाए ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, इतना बड़ा आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। इसलिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया। अब बात आती है असहयोग आंदोलन की। गांधी जी ने असहयोग ही क्यों अपनाया? भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना भारत के सहयोग से हुई थी, तो यदि हम भारत के लोग उनको सहयोग ना करें तो भारत में ब्रिटेन का शासन खत्म हो जाएगा। यदि भारतीय अपना सहयोग वापस ले लें तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा। तो चरण क्या थे असहयोग आंदोलन के? सरकार द्वारा दी गई जितनी भी टाइटल्स हैं, पदवियां हैं, उनको लौटा दो। सरकारी नौकरियों को, सेना, पुलिस, अदालत, विदेशी वस्तुओं का क्या बहिष्कार किया जाए। जो लोग अदालत में जा रहे हैं वकील के तौर पर, वो वहां ना जाएं। व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेस के अधिवेशन कौन कौन से थे जरा बताइए। असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेस ने जो मीटिंग करी थी सबसे पहले सितंबर 1920 में करी थी। यहाँ पर असहयोग पर स्वीकृति हुई अन्य नेताओं के द्वारा, और दिसंबर 1920 में फिर से कांग्रेस की एक मीटिंग हुई थी, और यहाँ पर ये जो असहयोग है उस पर स्वीकृति पर मोहर लगा दी गई, और यहीं से शुरुआत होती है किसकी? असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया? जनवरी 1921 से लेकर फरवरी 1922 तक चलाया गया था असहयोग आंदोलन। विभिन्न सामाजिक समूह जिन्होंने भाग लिया शहरों में, वो कौन कौन से थे इस आंदोलन में? मध्य वर्ग के लोग थे, चाहे विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, वकील हो। ग्रामीण इलाकों से कौन थे? किसान थे, आदिवासी थे, और जो बागान थे उनमें से मजदूर भी, बागान मजदूर उन लोगों ने भी असहयोग आंदोलन में क्या लिया? के हिस्सा लिया। याद रखना, गांव से भी और शहरों से भी लोगों ने असहयोग आंदोलन में भागीदारी करी थी। किन किन लोगों ने? विद्यार्थी, शिक्षक, वकील, किसान, आदिवासी, मजदूर, सभी ने हिस्सा लिया। आंदोलन के दोहरे लक्ष्य। अच्छा, सभी ने कहना गलत है, इसमें महिलाएं देखने को नहीं मिल रही हैं, महिलाएं बाद में आएंगी आंदोलन में। आंदोलन के दोहरे लक्ष्य, दो लक्ष्य थे। पहला तो या तो स्वराज की प्राप्ति हो जाए, अपना राज हो। दूसरा, खिलाफत के मुद्दे को समर्थन करना, ताकि हिंदू और मुस्लिम एकता लाई जा सके। बाद में इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि फरवरी 1922 में 1922 में चौरी चौरा में हिंसक घटना हुई थी, और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को क्या ले लिया? वापस ले लिया। तो आंदोलन के दौरान अलग अलग धाराएं हुई थी, तो ये देखना है आपको। विभिन्न सामाजिक समूहों ने आंदोलन में हिस्सा लिया, परंतु प्रत्येक वर्ग की अपनी अपनी क्या थी? आकांक्षाएं थी। सभी के लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। लोग आए तो थे असहयोग आंदोलन में, लेकिन सबके लिए स्वराज का मतलब क्या था? अलग अलग था। प्रत्येक सामाजिक समूह के लिए अलग अलग था, सबकी समस्याएं अलग अलग थी। तो स्वराज का मतलब भी सबके लिए क्या था? अलग अलग था। हमने पढ़ा था कि बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी गांधी जी के द्वारा। तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने तक जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, आइए उनको जान लेते हैं। फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ था? हमारे देश में चुनाव होने थे, उसमें प्रांतीय परिषद चुनाव होने थे, प्रांतों के परिषद के चुनाव होने थे, और कांग्रेस के नेताओं में आपस में मतभेद था, क्या चुनाव में हिस्सा लिया जाए या नहीं लिया जाए। जैसे मोतीलाल नेहरू और CR दास ये नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि कांग्रेस को हिस्सा लेना चाहिए, किसमें? चुनाव में।
मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ये चाहते थे कि चुनाव में हिस्सा लिया जाए, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती थी। तो इन्होंने क्या किया, एक नई पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी, जनवरी 1923 को। और इस पार्टी ने प्रांतीय परिषद के चुनाव में क्या लिया, हिस्सा लिया। याद रखना, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना करी और स्वराज पार्टी ने प्रांतीय परिषद के चुनाव में हिस्सा लिया। तो सर क्या कांग्रेस ने लिया? नहीं। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की वजह से कृषि उत्पाद की कीमतों में भारी गिरावट आई। यही फिर से यहाँ पर क्या हो गया, जो कीमतें थी उसमें क्या आई, गिरावट आई, क्योंकि मंदी का दौर शुरू हो गया था। 1930 तक ग्रामीण इलाकों में काफ़ी उथल पुथल चल रही थी। 1927 में 1927 में ब्रिटेन में साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी। क्यों हुई थी, ये मैंने आपसे प्रश्न पूछा था आगे। तो यहाँ पर देखिए क्या, क्यों स्थापना हुई थी साइमन कमीशन की, ताकि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का स्टडी किया जाए, अध्ययन किया जाए। संवैधानिक व्यवस्था का मतलब है संविधान द्वारा देश को चलाने की व्यवस्था। 1928 में 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और भारत के लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया था। बताइए क्यों विरोध प्रदर्शन किया? क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। 1929 में लॉर्ड इरविन द्वारा डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान किया। अब 1929 में लॉर्ड इरविन जो समय का भारत का वायसराय था, उन्होंने कहा कि हम भारत के लोगों को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देंगे। देखिए, हम भारत के लोग तो ये मांग कर रहे थे कि भारत को आज़ादी दे दो, लेकिन इन्होंने हमें डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया। ये दर्जा ना आज़ादी का दर्जा नहीं है, ये दर्जा है, इसका मतलब है कि हमारा भारत जो होगा वो अंग्रेजों के अधीन ही रहेगा। शासन कौन चलाएगा? बाहर से अंग्रेज ही चलाएंगे, अंदर से थोड़ी बहुत तुम्हें स्वतंत्रता मिल जाएगी अंदरूनी मामलों में। कांग्रेस के भीतर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे तेज तर्रार व आक्रामक तेवर वाले नेताओं का उदय हुआ था इसी समय। नेहरू, और ये नेहरू जवाहरलाल नेहरू है, मोतीलाल नेहरू के बेटे। 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। ये लाहौर अधिवेशन वो वाला नहीं है जो आपने ऊपर पढ़ा था, जो मुस्लिम लीग का था, जिस लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग करी थी। ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है 1929 को, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कांग्रेस के अंदर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे तेज तर्रार नेताओं के द्वारा 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये हमने पढ़ा कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और ये कब हुआ था लाहौर अधिवेशन? 1929 में। और ये मांग किसके द्वारा की गई थी? ये नेहरू और बोस जैसे जो युवा उस समय नेता आए थे कांग्रेस के भीतर, उनके द्वारा। आगे गोलमेज सम्मेलन, मैंने बताया था ये गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, तो ये देख लीजिए, ये लंदन में हुए थे और इनकी सन भी देख लीजिए 31, 30, 31, 32। तो भारत कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ये नमक यात्रा को लेकर है। जनवरी 1923 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने से पहले इरविन के सामने 11 मांगे रखी थी और कहा था देखो ये मांगे आप हमारी पूरी कर दो, हम आंदोलन शुरू नहीं करेंगे। लेकिन इरविन ने नहीं मानी और आंदोलन शुरू कर दिया। किसने? महात्मा गांधी जी ने। ये मांगे ना उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक हर तबके से जुड़ी हुई थी। इनमें सबसे बड़ी मांग क्या थी? नमक कर को खत्म कर दो, जो नमक का टैक्स लगा रखा है वो खत्म कर दो। लॉर्ड इरविन ने मना कर दिया, हम किसी भी मांग को नहीं मानेंगे। तो 12 मार्च को क्या हुआ? 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक यात्रा की शुरुआत करी और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाया गया और नमक बनाकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ दिया। यही घटना, इसी घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या होती है? शुरुआत होती है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब से कब तक? 6 अप्रैल 1930 से लेकर मार्च 1931 तक होती है और बाद में गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है, उसके तहत ये सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म कर दिया जाता है। और फिर गांधी जी कहाँ चले जाते हैं? लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन कोई उसमें फ़ायदा होता नहीं है, वो गोलमेज सम्मेलन फेल हो जाता है और गांधी फिर से आते हैं इंडिया में और 1932 में दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। और फिर जब लोगों का समर्थन नहीं मिलता है तो 1934 में इस आंदोलन को वो क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं। तो मुख्य घटनाएं क्या थी इस आंदोलन की? देश के अलग अलग हिस्से में नमक कानून का उल्लंघन किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, मतलब शराब की दुकानों के सामने विरोध प्रदर्शन हुआ, वन कानूनों का उल्लंघन किया। वन, अंग्रेजों ने वन कानून लाए थे ना, जिसके तहत वनों के उत्पादों को स्थानीय लोग इकट्ठा नहीं कर सकते थे, स्थानीय लोग इस्तेमाल में नहीं ला सकते थे। ये गलत बात है, क्योंकि लोग उसमें काफ़ी लोग ज़्यादातर निर्भर किस पर थे? वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादों पर निर्भर थे, तो इसलिए इनका उल्लंघन हुआ। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी? क्या रिएक्शन किया? उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया,
आंदोलन को कुचला, शांतिपूर्ण जो सत्याग्रही थे उन पर आक्रमण किए, महिलाओं और बच्चों को पीटा, लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तारियां की गई, 1 लाख लोगों की गिरफ्तारियों में। आंदोलन में भाग लेने वाले लोग कौन कौन से थे? मैंने कहा इसमें एक और बात हमें देखने को मिलती, महिलाएं भी थी। असहयोग आंदोलन में महिलाओं की भूमिका नगण्य, लेकिन यहाँ थी। अमीर किसान ऊंचे लगान के विरोध में आए थे इस आंदोलन में हिस्सा लेने, लगान ऊंचा था। गरीब किसान ऊंचा भाड़ा और ऊंचा लगान, सबके अपने अपने कुछ स्वार्थ हैं। व्यवसायी वर्ग औपनिवेशिक सरकार की व्यवसायिक नीतियों के खिलाफ आए थे। महिलाएं महात्मा गांधी से प्रेरित होकर आंदोलन में आई थी और कुछ स्थानों पर मजदूरों ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। यह कैसे असहयोग आंदोलन से अलग था, बताइए। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से कैसे अलग था, तो आप बताओगे असहयोग आंदोलन में लक्ष्य था सहयोग, स्वराज स्वराज, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन का लक्ष्य था पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट आज़ादी चाहिए। असहयोग में कानून का उल्लंघन शामिल नहीं था, जबकि इस आंदोलन में कानून तोड़ना भी शामिल था। असहयोग में कानून को तोड़ना शामिल नहीं था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं थी, सीमाएं क्या थी बताइए बच्चों? अनुसूचित की भागीदारी नहीं थी, अनुसूचित की भागीदारी नहीं थी, अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है। क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस इनके हितों की क्या कर रही थी? अनदेखी कर रही थी। दूसरा, मुस्लिम संगठनों द्वारा सविनय अवज्ञा के प्रति कोई खास क्या नहीं था? उत्साह नहीं था, कोई खास उत्साह नहीं था। किसका? मुस्लिम संगठनों का। देखो भारत को आज़ादी तो दोनों के साथ ही मिलेगी ना, हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़ाई करेंगे तो अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन मुस्लिम संगठन इसके प्रति उत्साह नहीं था। क्योंकि 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू जो धार्मिक संगठनों की थी उसके करीब आने लगी थी, इसलिए मुस्लिम लीग अलग हो गई। दोनों समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। किन समुदाय? हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच में। तो यहाँ पर कुछ बातें सामूहिक अपनेपन के भाव को भी जन्म देती हैं, जैसे वे कारक जिन्होंने भारतीय लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना को जन्म दिया, सभी भारतीय लोगों को एक किया, उन्हीं को हम कहते हैं सामूहिक अपनेपन का भाव। जैसे कुछ चित्र थे, कुछ प्रतीक थे। भारत माता की प्रथम छवि किसने बनाई थी? बंकिम चंद्र द्वारा बनाई गई थी। इस छवि के माध्यम से राष्ट्र को पहचानने में क्या मिली? मदद मिली। बच्चों अभी हमने पढ़ा था जर्मन में भी बनाई गई थी, ऐसे फ्रांस में भी बनाई गई थी। मुझे इसे पढ़ाते पढ़ाते ये एहसास हो रहा है बच्चों, मैं ये दोनों टॉपिक, दोनों चैप्टर एक साथ यहीं पर एक ही वीडियो में लेके आऊँगा। आगे जो है ना अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। ये दोनों टॉपिक, ये दोनों चैप्टर ना एक साथ पढ़ा करो, एक साथ, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लोक कथाएं, राष्ट्रवादी घूम घूम कर इन लोक कथाओं का संकलन करने लगे। लोक कथाएं मतलब जो पहले से चली आ रही हैं। ये कथाएं जो हैं परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती थी तथा अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अतीत में गौरव का क्या करती थी? भाव पैदा करती थी। तो इससे इन लोक कथाओं से पता चलता था कि हमारा अतीत कितना गौरव है, हमारा पास्ट कितना गौरव है। यदि हमें अपना पास्ट पता चल जाए, अरे मेरे तो पूर्वज कौन थे, महाभारत की बात होती है, रामायण की बात होती है, हम तो राम के, हमारे पूर्वज तो राम है, यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था, ये सब चीज़ें यदि हमें पता चलेंगी तो हमें तो अपने कल्चर पर क्या होगा? भरोसा होगा, और हमारे अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना पनपेगी, हमें भी अंदर विश्वास पनपेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। चिन्ह, उदाहरण झंडा, जैसे झंडे की बात हुई। बंगाल में 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम एक तिरंगा बनाया गया जो तीन रंगों से मिलकर बना था, हरा, पीला और लाल। जिसमें कितने कमल थे बच्चों? 8 कमल थे। हरा, ग्रीन, पीला, येलो, लाल, रेड। तो याद कर लीजिए, हरा, पीला, लाल। इसमें सफ़ेद नहीं है, इसमें नीला नहीं है, ध्यान देना, इन्हीं में कन्फ्यूज होगा आपको। 8 कमल थे। 1921 तक आते आते महात्मा गांधी ने भी सफ़ेद, ये देखो महात्मा गांधी सफ़ेद ले आए, हरा और लाल रंग का तिरंगा तैयार कर लिया था। तो महात्मा गांधी एक नया रंग लेकर आए थे तिरंगे में, वो था सफ़ेद। ऐसा याद कर लीजिए, आपको डेफिनेटली याद रहेगा हमेशा के लिए। आगे देखते हैं इतिहास की पुनर्व्याख्या। बहुत से भारतीय महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाना चाहिए, बाकी भारतीय गर्व का अनुभव कर सके। देखो हमें अपना इतिहास जो है ना गर्व के साथ पढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमारा इतिहास ऐसा था वैसा था, तो लोगों के अंदर गर्व आना चाहिए, अपने देश के प्रति कुछ फीलिंग आनी चाहिए ना। गीत जैसे वंदे मातरम, 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक गीत लिखा, वंदे मातरम, और यह गीत बंगाल का जो स्वदेशी आंदोलन था उसमें खूब गाया गया। 1905 में चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन।
ये यहाँ पर बात होती है। तो इस तरीके से बच्चों ये भी हम चैप्टर यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। आशा है बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हम आगे इस टॉपिक में, इस इतिहास में अगला जो चैप्टर है वो अलग पार्ट में लेकर आएंगे। तब तक ये वीडियो आप तक पहुँची, आप लोग ज़रूर इसको लाइक करें और हमारा सेकंड पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों बाय और जय हिंद।